मॉर्निंग बच्चों, आज हम गुप्त साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे, जिसकी स्थापना श्री गुप्त ने 240 ईस्वी में की थी। वह स्वतंत्र शासक नहीं था, वो किसी के अधीन सामंत थे। उसके पश्चात घटोत्कच हुए, जिन्होंने 280 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक शासन किया। इसके पश्चात चंद्रगुप्त प्रथम हुए, जिन्होंने 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने लिच्छवी कुल, जो उस समय प्रभावशाली कुल था, उसकी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इस विवाह के उपरांत गुप्त वंश की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, जो प्राय सर्वोच्च शासन के लिए प्रयोग की जाती है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन करवाया। इसके पश्चात समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठे, जिन्होंने 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासन किया। इनके दरबारी कवि हरिशैन थे। हरिशैन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, जो वही स्तंभ पर लिखी गई है जिस पर अशोक के अभिलेख है। इसमें समुद्रगुप्त की राजाभिषेक, दिग्विजय यानी इसकी विजय सफलताएं और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। इसकी भाषा ब्राह्मी लिपि है, संस्कृत भाषा है और चंपू शैली है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। इसकी जानकारी हमें कुछ सिक्के हैं, उस पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है। समुद्रगुप्त संगीत में रुचि थी। इसकी जानकारी हमें वीणा बजाते हुए सिक्कों पर मिली है। समुद्रगुप्त की विजय अभियान हम नक्शे में देख सकते हैं। समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार में कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध और गुजरात के अतिरिक्त शेष सारा भारत सम्मिलित था। समुद्रगुप्त की विजय, सबसे पहले इसने आर्यव्रत पर अभियान किया, यानी उत्तरी भारत पर, और 9 राजाओं को पराजित किया। इसमें इसकी नीति थी राजप्रस्भोदरण नीति, यानी कि इनके राज्यों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिला लेना। दक्षिण विजय, दक्षिण के 12 राज्यों को जीता और इसकी नीति थी ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण, अर्थात ग्रहण यानी शत्रु पर अधिकार करना, मोक्ष यानी शत्रु को मुक्त करना, अनुग्रह यानी राज को लौटाकर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह जानता था कि इन दूरस्थ भागों पर प्रत्यक्ष शासन असंभव नहीं तो मुश्किल अवश्य है। अतः उसने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की व्यवहारिक नीति का अवलंबन किया। समुद्रगुप्त ने मध्य भारत यानी 8विक राज्यों पर अधिकार किया और उसकी नीति थी सर्वदानाज्ञाकरण प्राणायाम की नीति, जिसके द्वारा उनको अपना दास बना लिया। स्मिथ, जो ब्रिटिश लेखक है, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त के बाद इनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में शासन पर बैठे। ये महान शासक थे, सर्वाधिक शौर्य और वीरोचित गुणों से संपन्न थे। इन्होंने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। नाग वंश की कुबेर नागा और कदम वंश की राजकुमारी से स्वयं का विवाह किया और वाकटक नरेश रुद्रसेन सेकंड से अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया। प्रभावती के पति रुद्रसेन की मृत्यु के बाद वास्तविक रूप से शासक बन गया था चंद्रगुप्त द्वितीय, और उज्जैन को उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। शकों को पराजित किया और इस पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के विशेष सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य कहते हैं, उसके समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आया और इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान कालिदास, अमर सिंह जैसे विद्वान रहते थे। हम नक्शे के द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य को देख सकते हैं। इसके पश्चात हम कुमारगुप्त के विषय में पढ़ेंगे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक शासन किया।
इनके अंतिम समय में पुष्यमित्र जातियों ने विद्रोह किया, जिसका इन्होंने सामना किया। इन्होंने नालंदा, जो कि बिहार में है, विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां से विदेशों से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। इसके पश्चात कुमार गुप्त के पश्चात स्कंद गुप्त सिंहासन पर बैठे, जो कि 455 से लेकर 467 ईस्वी तक शासन किया। इनके विषय में भीतरी स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है। स्कंद गुप्त के समय में हुनों ने आक्रमण किया, जिसमें स्कंद गुप्त को सफलता मिली। स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण करवाया था, उसका जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार सौराष्ट्र के गवर्नर परणदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया था। स्कंदगुप्त के शासन के प्रारंभ में गुप्त साम्राज्य आंतरिक और बाहरी समस्याओं से ग्रसित था और ये अंतिम सबसे सफल गुप्त शासक हुए हैं। इसके बाद गुप्त वंश विघटन की ओर धीरे धीरे होता चला गया। सुदर्शन झील, जो कि गुजरात जूनागढ़ में है, जिसकी जानकारी के सूत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था और मरम्मत का कार्य रुद्रदामन शक शासक रुद्रदामन ने करवाया। इसके बाद स्कंदगुप्त ने करवाया था और ये प्राचीनतम भारत के शासकों द्वारा जल प्रबंधन और जल संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गुप्त शासक कमजोर उत्तराधिकारी के कारण धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ और अंत में बंगाल के गौड़ों ने अंतिम रूप से गुप्त साम्राज्य को समाप्त कर दिया। गुप्तकालीन कला प्राचीन भारत में स्थापत्य, मूर्ति एवं चित्रकला आदि क्षेत्रों में विकास की चरम सीमा गुप्त काल में प्राप्त होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वास्तुकला, जिसमें मंदिर नागर शैली में निर्मित हुए हैं, जिसमें आधार पीठिका है। आधार पीठिका पर मूर्ति स्थापित होती है। गर्भगृह होता है, जिसमें एक छोटा सा कमरा होता है। सभा मंडप, शिखर होता है, अंतराल और प्रदक्षिणा पथ, जिसके की चारों ओर हम फेरी लगाते हैं। द्वार पर गंगा यमुना की मूर्ति होती है और गुप्त काल में बने हुए प्रसिद्ध मंदिर तिंगवा का विष्णु मंदिर, घूमरा का शिव मंदिर, नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर आदि प्रमुख मंदिर प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त बौद्ध विहार और स्तूप का भी निर्माण करवाया गया। गुहा मंदिर भी बनवाए, जिसमें उदयगिरी का गुहा मंदिर, बाघ का गुहा मंदिर प्रसिद्ध है। मूर्ति कला, जो कि मौलिक और सजीवता लिए हुए है। चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता और बाघ की गुफाओं में मिले हैं। अजंता की गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी, अवलोकितेश्वर, यशोदा और राहुल के चित्र मिले हैं और गुफा नंबर 17 को चित्रशाला कहते हैं, जिसमें माता और शिशु का चित्र सर्वोत्कृष्ट है। और बाघ की गुफा, जो कि ग्वालियर के पास मध्य प्रदेश में है, वहां लौकिक जीवन से संबंधित चित्र मिले हैं। गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। कालिदास, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था, उन्होंने कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत एवं ऋतुसंहार नामक काव्य ग्रंथों की रचना की। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम नामक नाटक की रचना की। विशाख दत्त ने मुद्र राक्षस, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, शूद्रक ने मृक्षकटिकम की रचना की। गुप्त काल में हिंदू विधियों का संकलन किया गया, जिसमें मनुस्मृति के आधार पर नारद, बृहस्पति, कात्यायन, याकवल्लभ आदि स्मृतियों का कानून का संकलन हुआ। गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने 10 गीतिक सूत्र और आर्याष्टिंग शतक नामक ग्रंथ की रचना की। ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त का उल्लेखनीय योगदान है। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का सटीक अनुमान लगाया। पाई का मान लगभग निश्चित बताया। इसके बाद वराहमिहिर ने
भारतीय और यूनानी ज्योतिष का समन्वय करके रोमक पॉलिस सिद्धांत की खोज की। बृहत संहिता, बृहत जातक, पंच सिद्धांतिका, लघु जातक आदि ग्रंथों की रचना की और वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि को खोजा। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मफुट सिद्धांत, खंड खांडक ग्रंथ की रचना की और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत भी बताए। तो देखिए बच्चों, जो ये पुस्तकें हैं जिन्होंने लिखी है उनको हमें अच्छी तरह याद करनी है। अब पढ़ते हैं चिकित्सा शास्त्र। गुप्त काल में चिकित्सा शास्त्र में भी उल्लेखनीय योगदान हुआ। वाग्भट ने आयुर्वेद का ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। धन्वंतरी भी प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री हुए। उन्होंने नवनीतकम नामक ग्रंथ की रचना की जो विभिन्न रोगों के निवारण और कारण के बारे में जानकारी देते हैं। पल्ल काव्य ने हस्तायुर्वेद जो हाथियों की चिकित्सा से संबंधित है नामक ग्रंथ की रचना की। गुप्त काल में रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई। लोह स्तंभ जो कि मेहरौली जो दिल्ली के पास है वहां पर लोह स्तंभ का निर्माण करवाया चंद्रगुप्त ने, और इस पर अभी तक जंग नहीं लगी है। ये गुप्त काल की रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नागार्जुन जो कि रसायन व धातु विज्ञान के विद्वान थे, उन्होंने पारे का आविष्कार किया और सोने और चांदी आदि धातु से रोगों के निवारण के उपाय बताए। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में हम पढ़ेंगे कृषि। गुप्त काल में कृषि मुख्य व्यवसाय था जिसमें लोहे के फाल का प्रयोग किया जाता था हल में, और सिंचाई के साधन थे। वैसे अधिकांशतः तो कृषक वर्षा पर निर्भर थे, लेकिन गुप्त सम्राटों ने प्रजा को सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास भी किया था। और गुप्त काल में गेहूं, धान, ज्वार, ईख, बाजरा, मटर, दाल, तिल, सरसों, अलसी, अदरक, काली मिर्च आदि फसलों को उपजाया जाता था। पशुपालन जीविका का एक अन्य प्रमुख साधन था। पशुओं के रूप में भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़, गधा, कुत्ता, बिल्ली आदि को पाला जाता था। बैल हल चलाने और सामान ढोने के काम आता था। उद्योग और शिल्प के क्षेत्र में भी गुप्त काल में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इस काल में धातु शिल्प, वस्त्र निर्माण, आभूषण कला, काष्ठ शिल्प, साथ ही पाषाण शिल्प, हाथी दांत का काम आदि उद्योगों में विशेष प्रगति हुई। आभूषण, हाथी दांत, धातु कर्म, बर्तन, जहाज उद्योग विकसित हुए। अब हम पढ़ेंगे श्रेणी संगठन। गुप्त काल में शिल्पियों, व्यापारियों और व्यवसायियों ने अपने संघ बना लिए थे जिसे हम श्रेणी या निगम भी कहते हैं, जो एक तरीके से आधुनिक बैंक के समान थे, जो पैसे भी उधार देते थे, ब्याज पर देते थे और जमा भी करते थे। व्यापार वाणिज्य पढ़ेंगे। व्यापार आंतरिक व्यापार था जिसमें कि नदियों के द्वारा और थल के द्वारा होता था। विदेशी व्यापार भृंगकच्छ जो कि भड़ोच में है, पश्चिमी समुद्र तट पर प्रसिद्ध बंदरगाह है, और पूर्वी तट पर त्रामलिप्ति नामक प्रसिद्ध बंदरगाह है। तो विदेशी व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। अब हम पढ़ेंगे राजस्व के स्रोत, जो कि पहला है भाग, जो कि भूमि उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। भोग, राजा को फल, फूल और सब्जियों के रूप में प्रतिदिन जो कर दिया जाता था वो भोग कहलाता था। ऊपरी कर और उद्रंग अन्य प्रकार के भूमि कर थे। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था, क्योंकि महान सम्राटों का युग हुआ। इसमें चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जैसे महान शासक हुए जिन्होंने संपूर्ण भारत को विजित किया, राजनीतिक एकता स्थापित की और
जिनकी शासन व्यवस्था उत्तम थी, कलाओं की उन्नति हुई, साहित्य का विकास हुआ, विज्ञान में अभूतपूर्व प्रगति हुई, आर्थिक समृद्धि हुई, वैदिक और पौराणिक धर्मों की उन्नति हुई, धार्मिक सहिष्णुता थे शासक, सभी धर्मों को समान महत्व देते थे और विदेशों में भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। जावा, कंबोडिया आदि देशों में भारतीय संस्कृति का विकास किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था। जो आज पढ़ाया है उसमें से आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।